आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं साइंस के टॉप 15 क्वेश्चन कलेक्शन जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। जैसा कि लिखा है जूनियर एडेड एग्ज़ाम साइंस, हमारे सामने अभी जूनियर एडेड एग्ज़ाम है टीचिंग का, जिसमें साइंस 15 का आएगी और 50 नंबर की मैथ रहेगी, यानी 100 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन। प्रयास किया जाएगा कि कम समय में क्वेश्चन को विद एक्सप्लेन के साथ समाप्त किया जाए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। सांस लेने के लिए कंकाली मांसपेशियां जिम्मेदार हैं। सांस लेने के लिए कौन सी मांसपेशियां जिम्मेदार हैं? तो सांस लेने के लिए जो है कंकाली मांसपेशियां क्या हैं? जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत जो है वो नासिकाओं से होती है। बिल्कुल सही लिखा है, नासिकाओं से ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो औसत मानव मस्तिष्क का जो वेट है वो होता है 1.3 केजी से कितना होता है? 1.4 केजी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो न्यूरॉन के बीच की जगह, दो न्यूरॉन है जिनके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है? तो वो गैप कहलाता है साइनेप्स। क्या कहलाता है वो गैप? साइनेप्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का वह भाग आइरस है जिसमें क्या होता है? वर्णांक। जिसमें क्या होता है? वर्णांक होल होता है, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। सभी व्यक्तियों की आंखों का रंग अलग अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति की आंखों का जो रंग निश्चित करता है उसे क्या कहते हैं? आइरस। वह भाग आइरस कहलाता है जिसमें क्या होता है? वर्णांक होल होता है। ठीक, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पार्किंसंस बीमारी तंत्र को प्रभावित करती है। यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। पार्किंसंस बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और तंत्रिका तंत्र को कौन सी बीमारी प्रभावित करती है? तो पार्किंसंस बीमारी प्रभावित करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? तो शरीर के तापमान को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में थायराइड प्रचलित रूप में आदम का सेब या एडम्स एप्पल कहलाता है। मानव शरीर में जो थायराइड है वो प्रचलित रूप में उसको क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल या आदम का सेब कहते हैं। आदम का सेब या एडम्स एप्पल किसे कहते हैं? तो थायराइड को कहते हैं। ठीक, यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा, रक्त में आरएच घटक की खोज कौन से जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई है? तो रक्त में जो है हमारा आरएच फैक्टर पाया जाता है, इसकी खोज बंदर के संदर्भ के आधार पर हुई है। मानव जिगर यानी लीवर का जो वेट है वो कितना होता है? तो 1.5 केजी से 2 केजी तक होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ से वन लाइनर फैक्ट समाप्त हो रहे और ऑब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट। अब देखिएगा, विल्हेम रोजन ने आविष्कार किया था। तो विल्हेम रोजन ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए रेडियो का, बी एक्सरे मशीन का, सी विद्युत बल्ब का, डी विद्युत मोटर का। तो विल्हेम रोजन ने जो आविष्कार किया था वो किसका किया था? वो आविष्कार किया था विद्युत बल्ब का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? ऑप्शन अच्छे से देखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन, बी जगदीश चंद्र बोस, सी प्रफुल्ल चंद्र राय या डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा, यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? यदि व्यक्ति पत्थर को ठोकर मारता है तो उसको भी चोट लग जाती है, तो इसका जो कारण क्या है? ए जड़त्व, बी वेग, सी प्रतिक्रिया या डी संवेग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इन चारों के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है।
तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले तो कि जड़त्व क्या कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? अवस्था में परिवर्तन से मतलब है चाल में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, या चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन कहलाता। क्लियर हुआ जड़त्व? अब यहाँ पे जड़त्व का रूल तो फॉलो हो नहीं रहा है। व्यक्ति पत्थर को ठोकर मारता है तो व्यक्ति को चोट लगती है, तो यहाँ पर जड़त्व का रूल फेल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। अब वेग क्या कहलाता है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो यहाँ पर ये रूल भी वेग का भी क्या है? फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ देखना, वेग जैसे कि बताया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण भी ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं हम किस पर? संवेग पर। संवेग क्या कहलाता है? P = mv। यहाँ से आपकी डेफिनेशन क्लियर है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी नहीं फॉलो हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन डी भी क्या है? गलत है। तो प्रतिक्रिया हो रही, पत्थर को ठोकर व्यक्ति ने मारा, व्यक्ति को पत्थर से चोट लगी, यानी ये कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो हुआ है? हमारा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। तो सी इज अ राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, तो कौन सा बल लग रहा? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल? सबसे पहले तो आपको ऑप्शन देख के यहाँ से कट करना होगा, कौन सा नहीं हो सकता। गुरुत्वीय बल नहीं हो सकता है, गुरुत्वीय बल तो वस्तु ऊपर फेंकेंगे नीचे की ओर लगता है। ठीक है, ये नहीं हो। घर्षण बल, यदि आप जमीन पर चल रहे तो उसमें घर्षण बल लग रहा है, यानी हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, इन दोनों में से हमारा जो है वो क्या होगा? सही आंसर होगा। तो क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल, और क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। तो देखिएगा, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और केंद्र से दूर की तरफ लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। तो दूध को मथने पर क्रीम को अलग किया जाता है, तो इसमें कौन सा बल लगता है? हमारा केंद्र से दूर की तरफ बल लग रहा है, केंद्र से दूर की तरफ बल लग रहा है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़ते आज के अंतिम प्रश्न पर। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, और प्राइमरी सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट और साइंस, जहाँ भी साइंस आती है वहाँ पर एक वो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देते हैं, न्यूमेरिकल जरूर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए? यहाँ पर देखना, K1 इक्वल क्या होता है? गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। ठीक, अब K2 गतिज ऊर्जा को कितना बढ़ा रहा है? 3 गुना बढ़ा रहा है। m v की जगह कितना? 3v का ऐसे स्क्वायर चढ़ाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखना, जो K2 आएगा अपना, अब यहीं पे देखो K1/K2 कर दे रहा है सीधा, K1/K2। तो K1/K2 जी अलग हो गया, इक्वल में जी रहेगा 1/2 से 1/2 कट गया, m से m कट गया। यहाँ के v² से ये v² भी कट जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कितना आया? K1/K2 इक्वल कितना आ गया आपका? 9 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो K1 इक्वल कितना आ जाएगा? 9K2। कितना आ जाएगा? 9K2, यानी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा है वो कितना गुना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। क्लियर? किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगी? 9 गुना बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? इसी के साथ हमारे यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा।